मनी व्यू फ्रॉम द टॉप के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक आपको बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलवा रहा हूं। भीष्म पितामह है वो। इस इंडस्ट्री के 30 साल से भी ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है और बिल्कुल बेबाक बात करते हैं। छोटे निवेशकों के लिए खासकर उनके दिल में बहुत जगह है। कैलाश कुलकर्णी जो सीईओ हैं L&T म्यूचुअल फंड के, एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है और इससे पहले कई अलग जगहों में भी कैलाश ने काम किया है। बहुत करीबी से शेयर बाजार निवेश को देखा है। कैलाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला डेली हंट के यंग दर्शकों से बात करने के लिए। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हालांकि भारत एक अच्छी जगह पे है, लेकिन वॉलेटिलिटी जो है और शेयर बाजार भी ठीक ठाक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी का माहौल है। रोज जब लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कहीं वॉर चल रही है, कोई रिसेशन की खबरें आ रही हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इंटरेस्ट रेट। तो इस वॉलेटिलिटी, और आपने तो अपने करियर में कई ऐसी साइकिल्स देखी हैं जब टर्मोइल था दुनिया में अगर कहें तो इस वॉलेटिलिटी के माहौल में एक छोटे निवेशक को क्या करना चाहिए आपके मुताबिक? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और विवेक, ये भीष्म पितामह बोल के आपने मुझे ऑलरेडी बैकफुट पे डाल दिया है। और शायद मैं एक थोड़ा सी इंटरेस्टिंग कहानी से शुरू करूंगा, जी। क्योंकि इससे काफी हद तक अपना जो इंटरेक्शन होने वाला है उससे काफी, क्या बोलते हैं, लिंकेज है। हम्म। मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम ऑफ कोर्स ब्लॉग्स ये सब नहीं था, तब टेलीविजन एक माध्यम था, उस पे होता था। एक शख्स थे जो आजकल बहुत वेटरन जर्नलिस्ट हो गए हैं, और वो वेटरन जर्नलिस्ट का नाम एक्चुअली विवेक लॉ था। तो अच्छा। आपको भी याद रहेगा कि मेरा पहला इंटरव्यू वहां से था। तो वन वेटरन टू द अदर। धन्यवाद। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और हाँ, मेरे हिसाब से मेरे लाइफ में जो सामान्य निवेशक रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण एंटिटी रहा है मेरे लिए। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में हम 20-25 साल से हम लोग काफी चीजें बताते हुए आ रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि जो कॉमन इन्वेस्टर है, सामान्य निवेशक है, एक्चुअली उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं अगर वो इस मार्केट में रहे। बिकॉज सामान्य निवेशक ज्यादातर एक बार जब इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि उनका जो निवेश, जो कुछ डालते हैं, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और जब भी हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म जो कोई आदमी पैसा रखता है वो सबसे ज्यादा अमीर बनता है। क्योंकि हमने काफी हद तक, काफी बार पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात की है। तो जब वॉलेटिलिटी होती है, वो मेरे हिसाब से सामान्य निवेशक के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। क्योंकि वो उससे थोड़ा सा आइसोलेटेड रहता है। हाँ, थोड़ा सा उससे, क्या बोलते हैं, फियर, ग्रीड, ये चलते रहता है इस मार्केट में। बट वॉलेटिलिटी इज योर फ्रेंड, नॉट एन एनिमी। ये हमने समझ के लेना चाहिए। और वॉलेटिलिटी में काफी स्टैटिस्टिक्स हुए हैं। काफी लोगों ने बहुत अच्छा डेटा प्रेजेंट किया है कि पिछले 20-25 सालों में अगर हर साल 230 ट्रेडिंग दिन रहे होंगे, सिर्फ 50 ट्रेडिंग दिन ऐसे थे जिसके वजह से आपको एक्चुअल रिटर्न्स मिलते हैं। और वो 50 दिन, मैं बात कर रहा हूँ 20-25 सालों की, और सिर्फ मैं 50 दिनों की बात कर रहा हूं। अगर आपने वो 50 दिन मिस किए होते तो आपका रिटर्न 12-14% से लेके 3% तक आता है डाउन। तो इसका इसका ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि जो बोलते हैं कि लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड मोर द रिटर्न्स यू मेक, और द लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड लेस इज द चांस टू मेक अ लॉस इन इक्विटी मार्केट्स। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस बिल्कुल नहीं होगा,
बट वेरी लेस इज द चांस। तो अगर 15-20 साल के निवेश में रहा तो स्टैटिस्टिकली डेटा ये कहलाता है कि कोई भी निवेशक ने पैसे खोए नहीं है इस मार्केट में, सिर्फ पैसे बनाए हैं। और भारत ये एक देश है आज के दिन में जो इट्स लाइक शाइनिंग लाइक अ स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ टर्मोइल। तो यूएस में टर्मोइल है, यूरोप में टर्मोइल है, यूके में टर्मोइल है, मोस्ट डेवलप्ड नेशंस में टर्मोइल है। और भारत एक ऐसा देश है जो सेल्फ रेजिलेंट है। हाँ, हमें इम्पैक्ट होता है ग्लोबल इवेंट्स का, बट इतना ज्यादा नहीं जितना बाकी देशों को हो रहा है। इसीलिए मेरे हिसाब से जो वॉलेटिलिटी है वो एज अ फ्रेंड समझ के लेना चाहिए। और इसका एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आप रेगुलर निवेश कर रहे हो, चाहे वो एसआईपी के माध्यम से हो या रेगुलर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने हर 2 महीने में, पर अगर आप मार्केट 1.5-2% गिरते हुए देखें एक दिन में, तो मेरे हिसाब से उस दिन आपने थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा डालना चाहिए। चाहे आप स्टॉक सिलेक्शन ना करें, चाहे आप फंड सिलेक्शन ना करें, आप इंडेक्स फंड में डालिएगा तो आपको शायद 5 साल बाद ये देख के खुश होंगे कि आपने एक सही डिसीजन लिया था। तो वॉलेटिलिटी इज अ फ्रेंड नॉट एन एनिमी। कैलाश, आपने बहुत सही तरह से समझाया कि लंबी अवधि तक रहना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो 50 दिन 25 साल में मिस कर दिए होते तो जैसे आपने बताया कि आपके रिटर्न्स अफेक्ट हो जाते। मुझे याद है कि जब शुरुआत हुई थी इक्विटी मार्केट की, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, आप वहाँ पे उसमें तब भी थे और हम तब से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस बारे में। लेकिन आपके लाखों निवेशक हैं, आप एक बड़े फंड हाउस हैं और आप एम्फी से भी जुड़े रहे हैं, तो डेटा को आप बहुत करीबी से देखते हैं। क्या आप एक चेंज देख रहे हैं छोटे निवेशकों में? क्योंकि पहले जो डेटा आता था वो कहता था कि लोग 6 महीने 1 साल तक रुकते थे और फिर निकाल लेते थे पैसे। क्या एक बदलाव आ रहा है कि लोग एक्चुअली 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल तक रुके रह रहे हैं? मतलब हालांकि कोई स्पेसिफिक डेटा मुश्किल होगा, लेकिन जो भी एम्पेरिकल डेटा आपके सामने अपने निवेशकों का हो या इंडस्ट्री का हो, इस पे अगर आप कुछ बता पाए। नहीं, बदलाव तो जरूर आ रहा है और बदलाव बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। काफी हद तक जो पहले लोग 1-2-3 साल में लोग पैसे निकाल लेते थे या कोई खराब इवेंट हो जाता था, जैसे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, मार्केट 50% डाउन हुआ तो फटाफट लोगों ने पैसा निकालना चालू हुआ, या कुछ भी मेजर इवेंट हो जाता था तो लोग पैसे निकाल लेते थे और भूल जाते थे कि उन्होंने किस वजह से ये निवेश चालू किया है। चिल्ड्रंस एजुकेशन, रिटायरमेंट, मैरिज, जो कुछ उन्होंने डिसाइड किया था, पर वो लोग वो कंटिन्यू नहीं रखते थे। आप अगर एसआईपी देखेंगे तो अबाउट 50% प्लस एसआईपी आज ऐसे हैं जो 5 साल से अधिक टर्म के लिए चल रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। पहले ये परसेंटेज बहुत कम था। तो क्लियरली सामान्य निवेशक आज 10, 15, 20 साल के लिए निवेश कर रहा है। होपफुली इसमें से कम लोग बाहर जाएंगे, ज्यादातर वॉलेटिलिटी को राइड करते हुए रुके रहेंगे, पर बदलाव बहुत अच्छा है। और एक डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री कोविड तक हमारे पूरे इंडस्ट्री में करीब 2 करोड़ 10 लाख इन्वेस्टर्स थे। ये 2 साल में हमने करीब 1.5 लाख इन्वेस्टर्स ऐड किए हैं, 1.5 करोड़ सॉरी। तो 2 करोड़ 10 लाख 25-30 सालों में ऐड किए थे और सिर्फ 1.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हमने ये 2 सालों में ऐड किए हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि ज्यादा लोग आज म्यूचुअल फंड समझ रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। और काफी हद तक ये जो सामान्य निवेशक है वो एसआईपी द्वारा इस इंडस्ट्री में आ रहा है। कैलाश, हालांकि हम हमेशा यही कहते हैं कि आप अपना निवेश करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें, उनकी राय लें,
ये कोई मजाक की बात नहीं है, आपके हार्ड अर्न पैसे की बात है। लेकिन एक चीज जो शायद लोग, और आजकल खासकर जो यंग लोग हैं, वो चाहते हैं कि डू इट योर सेल्फ करें, डायरेक्टली जाएं, खुद रिसर्च करें, तो अच्छी बात है, वो उनकी चॉइस है। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि आप किसी अच्छे एडवाइजर के थ्रू जाइए, चाहे वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडवाइजर हो या पर्सनल हो। लेकिन एक जो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, और ये इसका कोई जवाब ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसको जैसे आप आंसर कर सकें। जब एक निवेशक शुरुआत करता है, क्योंकि जैसे आपने राइटली कहा कि बहुत एजुकेशन का काम किया है इंडस्ट्री ने, मीडिया ने, सबने मिलकर, और इसके फायदे अब देखने को आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो एक मुश्किल बात होती है निवेशक के लिए, वो होती है कि मैं शुरू कहाँ से करूं। और इसका आंसर मैंने इसलिए कहा डिफिकल्ट है क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग विकल्प होंगे। लेकिन कोई अगर नौजवान है, युवकी है, अपनी जर्नी शुरू करना चाहती है निवेश की, आपने पहले कहा अपने आंसर में इंडेक्स फंड हैं, आजकल काफी चर्चा है इंडेक्स फंड, पैसिव, एक्टिव। तो एक बिल्कुल नई निवेशक है, वो किस तरह से अपनी जर्नी कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट तो नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन कैटेगरी वाइज कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ये एक दिक्कत की बात होती है लोगों के मन में। तो पहले चीज ये सही है कि कुछ लोग डू इट योरसेल्फ कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से मैं अगर 25 साल 30 साल इस इंडस्ट्री में, 30 साल 32 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में अभी, और 32 साल के बाद मैं अभी भी मानता हूं कि मेरा खुद का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर ही संभालता है, मैं खुद नहीं करता हूं। और उसके काफी कारण है, क्योंकि नंबर वन, दो चीजें आपने समझनी चाहिए। एक, कि आपके पास इस प्रोडक्ट और इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है क्या। शायद 30 साल के बाद मैं उसको तो टिक लगा सकता हूँ कि हाँ मेरे पास नॉलेज है। दूसरी बात है, मेरे पास समय है क्या ये ट्रैक करने के लिए। और जो मैं काम कर रहा हूँ आज एज अ सीईओ ऑफ एल&टी म्यूचुअल फंड, और अभी हम शॉर्टली एचएसबीसी होने वाले हैं, ये सेकंड चीज जो है समय, वो मेरे पास बहुत कम है मॉनिटर करने की, और इसीलिए अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से वो आपको समझाएगा कि आपको इंडेक्स फंड में आना चाहिए, या आपको मल्टी कैप में आना चाहिए, या कोई और कैटेगरी में आना चाहिए। पर अगर आपने कभी भी इक्विटीज मार्केट में कदम रखा नहीं है, और ये आपका पहला कदम है इक्विटीज मार्केट का, तो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहेगी कि आप सेफर प्रोडक्ट्स में जाइएगा। तो सेफर प्रोडक्ट्स में हम दो कैटेगरी बोलते हैं। एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड करके जो कैटेगरी है उसमें जाइएगा, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली इक्विटी और फिक्स्ड इनकम को बैलेंस करते रहता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सेंटिमेंट। और सेकंड कैटेगरी जो है वो है इंडेक्स फंड। और जिस इंडेक्स फंड में कह रहा हूं, निफ्टी 50 हो या नेक्स्ट 50 हो, ये नहीं कि कोई एग्जॉटिक इंडेक्स किसी ने बनाया हो और उसमें चले जाइए आप। तो जो स्टैंडर्ड अवेलेबल इंडाइसेस है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है, और 1-2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद जब आपका जिगर ये बोलता है कि हाँ अभी मैं इस इंडस्ट्री को थोड़ा समझ पाया हूं, उसके बाद आप जाके डाइवर्सिफाइड फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स में आप ज्यादा निवेश कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जब पहले बार आप, जैसे आप पानी में जा रहे हो, आपको ठीक से तैरना नहीं आता है, आप डीप एंड में नहीं उतरोगे स्विमिंग पूल के, आप शैलो एंड में उतरोगे। उसका रीजन है कि आप एक बार समझ जाओ कि पानी कितना ठंडा है, कितना करंट है, क्या है, तो आप उसके बाद जाके स्विमिंग ठीक से कर लेते हो। उसी हिसाब से निवेशक ने भी ये करना चाहिए कि आपने संभल के पहला कदम उठाना चाहिए, थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद जाके आप एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स या मोर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में या इन सेक्टर फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं।
कैलाश, आपने पहले कहा कि भारत की जो स्थिति है इस टर्मोइल में बाकी देशों के या रीजन के कंपैरिजन में कहीं बेटर है। आपके जो फंड मैनेजर हैं वो अगले 3 से 5 साल का अगर रुख लें, या आपकी भी जो राय बनती है, आप लोग सब साथ बैठ के प्रोसेसेस तय करते हैं, अपने व्यूज आपस में शेयर करते हैं, तो क्या एक राय बन रही है अगले 3 से 5 साल? आज अगर कोई निवेशक आपकी बात सुन रहा है और निवेश करता है, तो अगले 3, 5, 7 साल की जो भारत की स्टोरी है उसे आपके और आपके फंड मैनेजर और आप किस तरह से देखते तो एक चमकता हुआ सितारा, ये मैं बोल सकता हूँ। पूरे देश में जब अंधेरा छाया है, भारत एक चमकता हुआ सितारा है। और एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी निवेशक उस चीज में पैसा डालना चाहता है जहां उसे लगता है कि मैं और पैसे बनाऊंगा। कोई भी निवेशक, चाहे वो सामान्य निवेशक हो, चाहे वो सुपर एचएनआई हो, चाहे वो कंट्री हो, वो भी एक निवेशक है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज कहीं तो जाके निवेश करते हैं। और आज जो हमने देखा है कि काफी हद तक पैसे पहले निकल चुके थे इंडिया से, कोई हैं? अलग अलग कारण के वजह से। अगर आगे जाके किसी कंट्री पे बेट लेनी है कि दिस कंट्री विल डू हायर जीडीपी ग्रोथ देन अदर कंट्रीज, वो भारत एकमात्र देश है आज के दिन में। तो अगले 3 से 5 साल हम लोग बहुत बुलिश हैं इंडिया के ऊपर। और इस वजह से हम काफी हद तक ये समझते हैं, जांच परखते हैं, जब हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं तो हमें पता है कि ये पैसा वापस आएगा भारत में। प्लस अपनी डोमेस्टिक सेविंग जो है, जो ज्यादातर पहले रियल एस्टेट या गोल्ड में जाती थी, आज वो काफी हद तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आ रही है। तो ये दोनों चीजें बहुत पॉजिटिव है अपने मार्केट्स के लिए। पर इसका मतलब नहीं कि वॉलेटिलिटी नहीं होगी, इसका मतलब नहीं कि मार्केट यहाँ से 10-15% गिर सकता है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म अगर 3-5 साल देखे जाए तो आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ विवेक, और हम लोग काफी लोग भूल जाते हैं, और शायद हमारी इंडस्ट्री की गलती है। हम लोग हिस्टोरिकल डेटा बहुत बात करते हैं, और पहली चीज बोलते हैं कि सेंसेक्स इंसेप्शन से अभी तक 14-15% रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है। तो हम कहीं तो जाके सामान्य निवेशक के दिमाग में ये डाल देते हैं कि बॉस इक्विटी में आओगे तो 14-15% तो मिलना चाहिए। आई थिंक ये गलत चीज है, ये पास्ट हुआ। मेरे हिसाब से एक जो थंब रूल मैं जब जाके बात करता हूँ निवेशकों से है, वो एक ऐसा है कि आपका जो फिक्स्ड इनकम रिटर्न जो आ रहा है, जो बैंक फिक्स डिपॉजिट दे रहा है, समझो 6% है या 6.5% है या 60% है, जो कुछ डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक अलग होता है, बट लेट्स एग्जाम्पल के लिए 6% लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रिस्क लेना हो तो आपको करस्पॉन्डिंगली उतना ज्यादा रिटर्न भी चाहिए। तो 50% हायर रिटर्न अगर आपको मिला बैंक डिपॉजिट से, तो मैं वो रिस्क लेने को तैयार हूं। 50% ऑफ 6% इज 9%। तो मैं बोलूं कि अगर स्टॉक मार्केट ने आपको 10% दिया रिटर्न ओवर नंबर ऑफ इयर्स, तो इट इज अ वेरी गुड रिटर्न। तो 50% ओवर फिक्स्ड रिटर्न जो बैंक्स देते हैं। तो अगर आपको 12 मिला, 14 मिला, 16 मिला, तो वो आप समझ लीजिएगा कि वो बोनस है। वो आप ये मत समझिएगा कि ये बेंचमार्क है। हम गलती वहां करते हैं कि बेंचमार्क हम बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं, और फिर थोड़ा सा उससे कम आए तो हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ये गलत बात है। तो मेरे हिसाब से 10 से 12% की आशा रखनी चाहिए, और उसके ऊपर कुछ भी मिला वो बोनस समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश आने के लिए, और दर्शकों को अपनी जो एक्सपीरियंस जो आपने उससे जो लर्न किया है वो शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ आगे भी चलकर आपसे इसी तरह की बातचीत होती रहेगी, और ये कारवां जिसे कहते हैं चलता रहेगा इन्वेस्टर एजुकेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश। और आपको जो नया आपका अब मर्जर हो रहा है, जैसे आपने कहा HSBC के साथ, तो उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से अपना काम करते रहेंगे और
बहुत सक्सेस की आपके लिए दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विवेक। और एक ही वर्ड कहना चाहता हूँ जाने से पहले, मंत्रा इज स्टे इन्वेस्टेड। स्टे इन्वेस्टेड, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। कैलाश, बहुत बहुत धन्यवाद।